Hello everyone, good morning to everyone in this today's session. Today we are going to see uh, our second part of ISC CBSE class 12th organic chemistry, that is of biomolecules. एज यू ऑल नो हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था, ठीक है, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स को शुरू किया था। हमने क्या करा था, सबसे पहले तो बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन देखी थी, फिर कार्बोहाइड्रेट्स देखे थे, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देखे थे एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देखे थे, है ना। इतना हम कर चुके थे कल मतलब लास्ट सेशन में, है ना। टुडे दिस इज गोइंग टू बी सेकेंड पार्ट, एज यू ऑल नो, ओके। और मैंने भी कहा है कि इस पूरे चैप्टर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये सेकेंड पार्ट है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम प्रोटीन से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। प्रोटीन, अमीनो एसिड्स एंड बहुत सारी क्लासिफिकेशन और बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद बायोमोलिक्यूल पार्ट 2, ठीक है। टेक्निकली अगर हम देखें तो दिस इज़ द लास्ट चैप्टर, ओके। बट अभी भी आपके 2 चैप्टर्स रहते हैं, वो मैं कराऊंगा, ओके। आई एम गोइंग टू like make you clear about polymers and chemistry in everyday life as well, ठीक है। सो अभी तो हम अपनी कार्बोहाइड्रेट्स पर चलते हैं, उसे शुरू करते हैं और उसे ख़त्म करते हैं, ठीक है। सॉरी, बायोमोलिक्यूल्स पर, नॉट कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। हमने इंपॉर्टेंस पढ़ ली थी कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे लाइक कार्बोहाइड्रेट्स मतलब यूज़ हो रहे थे, ओके। बहुत सारे, जैसे कि न्यू बच्चे जो हैं, नए बेबीज़ जो हैं, उन्हें हम जब वो मतलब बर्थ कर लेते हैं, जन्म लेते हैं, तो उन्हें हनी खिलाया जाता है। वो हनी इंस्टेंट एनर्जी का काम करता था, ओके। सेल के कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो सेल का स्ट्रक्चरल मटेरियल होते हैं, ठीक है। वो स्ट्रक्चरल मटेरियल समझ रहे हैं, डीएनए, आरएनए इसे फॉर्म करते हैं, इज़न्ट इट। ये अल्कोहल लाइक बेवरेजेस, ब्रीविंग इंडस्ट्रीज, नॉट बेवरेजेस, ब्रीविंग इंडस्ट्रीज मतलब अल्कोहलिक इंडस्ट्रीज़, और टेक्सटाइल, पेपर, इन रॉ मटेरियल वाली इंडस्ट्रीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते थे, है ना। और बहुत सारे हमने ये पीछे क्या पढ़े थे, इंपॉर्टेंस पढ़े थे इसके, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंस थे, स्टार्च, है ना। तो आज हम सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं बायोमोलिक्यूल का, विच इज़ आर प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स क्या होती हैं, व्हाट आर प्रोटीन्स। जैसे कि मैंने कहा था, जब 2 अमीनो एसिड्स, प्रोटीन का मैं फिर बता देता हूँ, मैंने ऑल दो बता रखा है, 2 अमीनो एसिड्स, ओके, मिल जाते हैं जब, ओके, जब 2 अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं तो मेरा क्या बन जाता है, मेरा बन जाता है प्रोटीन। या इधर लिख देते हैं, तो हमारा क्या फॉर्म हो जाता है, प्रोटीन, ओके। तो हमारा क्या फॉर्म हो जाता है, प्रोटीन। जब 2 अमीनो एसिड्स के यूनिट मिल जाते हैं तो हमारा प्रोटीन फॉर्म हो जाते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रोटीन जो है वो अल्फ़ा अमीनो एसिड्स के क्या हैं, जो मोनोमेरिक यूनिट्स हैं उनके मिक्सचर हैं, बेसिकली उनके समीशन हैं, बेसिकली, है ना, हम ये कह सकते हैं। तो 2 मोनोमर ऑफ अमीनो एसिड जो होते हैं वो हमारे एक प्रोटीन पॉलीमर को बनाते हैं, ठीक है। समझ आ रही बात। तो चलिए समझते हैं हम अपने प्रोटीन को। प्रोटीन समझ आया कैसे डराइव होता है, प्रोटीन का मतलब क्या होता है। प्रोटीन जो है वो एक ग्रीक वर्ड से है, जो वर्ड प्रोटीन है वो एक ग्रीक वर्ड से डराइव हुआ है। उस ग्रीक वर्ड का नाम क्या है, प्रोटियोज। देखो, इस नाम को याद रखेंगे, क्या वर्ड का नाम है, प्रोटियोज, जिसका मतलब क्या होता है, प्राइम या प्राइमरी इंपॉर्टेंस, ओके, जिसकी बहुत ज़्यादा बेसिक इंपॉर्टेंस। प्राइम इंपॉर्टेंस का मतलब क्या है, बेसिक इंपॉर्टेंस, सबसे पहली इंपॉर्टेंस हमारी बॉडी को जो ज़रूरी होती है वो क्या होती है, प्रोटीन्स। अरे भाई, प्रोटीन्स ही नहीं होंगे, आजकल आपने देखा होगा जो मस्कुलर एथलीट्स वगैरह होते हैं, नॉट एथलीट्स बट जो आपके रेसलर वगैरह होते हैं, जो आपके जितने भी रेसलिंग करते हैं, है ना, वो सब क्या करते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, ओके। प्रोटीन्स के सप्लीमेंट्स लेते हैं, प्रोटीन आउटसाइड से कंज्यूम करते हैं, क्यों, जिससे कि उनकी मस्कुलैरिटी बनी रहे। मस्कुलैरिटी मतलब जिससे उनकी मसल गेन होती रहे, मसल अच्छे से बनी रहे, उनके अंदर एनर्जी रहे, ओके। तो यहाँ पर प्रोटीन का मतलब क्या होता है, दैट इज़ ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस या प्राइमरी इंपॉर्टेंस। समझ आ रहे हैं।
प्रोटीन का मतलब क्या हो गया, ये ग्रीक वर्ड से डराइव हुआ है जिसका मतलब होता है प्राइमरी या प्राइम इम्पोर्टेंस। ठीक है, जितने भी प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि मैंने बताया वो क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड। दिस इज अल्फ़ा। ठीक है, क्या होते हैं, अल्फ़ा अमीनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं। ठीक है, जैसे ये अमीनो एसिड लिया मैंने, है ना, अमीनो एसिड मैंने अभी क्या बताया, ये होता है आपका मोनोमर। मोनोमर। ठीक है, अमीनो एसिड आपका क्या होता है, मोनोमर। अब दो अमीनो एसिड जब मिल जाएंगे, मतलब दो मोनोमर यूनिट्स जब मिल जाएंगी, मोनोमेरिक यूनिट्स जब दो मिल जाएंगी तो मेरा क्या बना देंगी, एक पॉलीमर प्रोटीन बना देंगी। दिस इज व्हाट योर पॉलीमर। ठीक है, तो बात समझ आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जो हमारा दो अमीनो एसिड्स हैं, कि दो अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स आपके क्या हैं, ऑफ कोर्स दिस इज योर पॉलीमर। ठीक है, अमीनो एसिड्स जो हैं वो आपके पॉलीमर हैं, ए मतलब अमीनो एसिड्स। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो हमारा क्या बना देंगे, हमारा बना देंगे एक पॉलीमर, दैट इज योर प्रोटीन। ठीक है, समझ आया? ओके, नेक्स्ट बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये कहती है कि जो प्रोटीन है दे आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑफ द लिविंग सिस्टम। पूरे लिविंग बीइंग में, पूरे स्ट्रक्चर में, हमारी पूरे ऑर्गेनिज्म में, जो एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, चाहे आप बात करें हम ह्यूमंस की, हमारे अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या है, हमारा प्रोटीन। ओके, हमारे पास इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल, सबसे ज़्यादा मात्रा में, सबसे ज़्यादा अमाउंट में अगर कोई चीज़ है तो वो प्रोटीन ही है। ठीक है, प्रोटीन का चीफ सोर्स क्या होता है, चीफ सोर्स का मतलब है इससे हम किन किन चीज़ों से, बाहर से हम किन किन चीज़ों से इसे हम इनटेक कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। तो चीफ सोर्स में आपका आता है मिल्क, चीज़, पल्सेस, पीनट्स, मीट, फिश एक्सेट्रा, ये इसके हो जाते हैं चीप सोर्सेस। फिर याद रखेंगे, आ सकता है क्वेश्चन, ओके, कि व्हाट आर द चीप सोर्स ऑफ व्हाट, योर प्रोटीन्स। तो मिल्क, चीज, पल्स, पीनट्स, मीट, फिश एक्सेट्रा, दीज आर द चीप सोर्सेज ऑफ योर प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के ये चीप सोर्सेज होते हैं। समझ आ रही बात? नेक्स्ट बात आपकी प्रोटीन के बारे में है कि दे अकर इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फॉर्म द फंडामेंटल बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शंस ऑफ लाइफ। ओके, मतलब जो प्रोटीन्स होते हैं वो हर पार्ट, बॉडी के हर पार्ट में फॉर्म होते हैं और हमारी जो बॉडी है उसके लिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फंडामेंटल बेसिक बनाते हैं। ठीक है, मतलब कहना चाह रहे हैं दैट ये हमारे हर पार्ट में, हर बॉडी पार्ट में होते हैं और बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और लाइफ को फंक्शन कराते हैं। ठीक है, उन से फंक्शन कराते हैं बेसिकली। नेक्स्ट बात कह रहे हैं कि ये जो प्रोटीन्स हैं ये ज़रूरी हैं फॉर द मेंटेनेंस एंड द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ओके, फॉर द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारा प्रोटीन। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस थिंग। ओके, तो इसमें आप एक ये चीज़ याद रखेंगे दैट जितने भी प्रोटीन्स होते हैं दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। सेकंड, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, चीप सोर्सेज आ जाते हैं, पूछ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बस दैट्स इट, दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, आपको इन्हें एटलीस्ट याद रखना है। ठीक है, तो आई होप आपको प्रोटीन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वो स्ट्रक्चर जिनकी वजह से प्रोटीन बनते हैं, दैट इज़ योर अमीनो एसिड्स। ठीक है, अभी तक हमने प्रोटीन्स के बारे में बात करी, अब हम अमीनो एसिड के बारे में भी तो बात करें। अमीनो एसिड होते क्या हैं, वो बनते किस चीज़ से हैं, तो हमेशा याद रखेंगे अमीनो एसिड दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। नाम से समझो, एक तो अमीनो, नाम से आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको। देखो, शब्द कह रहा है अमीनो एसिड्स, अमीनो शब्द आया है आपका अमीन से। अमीन्स तो जानते हो ना, अमीनो, अमीन्स क्या होती हैं, अमीन्स NH2, इजंट इट। नेक्स्ट एसिड आया है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से। एसिड शब्द किससे आया है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड से आपका क्या आया है, एसिड शब्द आया है। ठीक है, तो जब हम
अमीनो एसिड को बेसिकली जब हम अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, अमीनो एसिड। ओके, और वी कुड से अल्फा अमीनो एसिड, अगर हम कहें तो बहुत अच्छे से अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट अमीनो एसिड कंटेनिंग अमीनो दैट इज NH2 एंड कार्बोक्सिल दैट इज COOH फंक्शनल ग्रुप्स। दोनों ग्रुप्स होते हैं अमीनो ग्रुप्स, अमीन ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दोनों ग्रुप से हमारा मिलके बना होता है अमीनो एसिड। अगर हम बहुत अच्छी तरीके से कहें तो अल्फ़ा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, अल्फ़ा अमीनो एसिड्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट यही कह रहा है कि सिर्फ अल्फ़ा अमीनो एसिड्स जो हैं वो हमें मिलते हैं किससे, जब हम प्रोटीन्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब प्रोटीन की रिएक्शन जब हम वाटर से करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा अमीनो एसिड्स मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, अब मैं आपको अल्फ़ा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। मैंने क्या कहा, जो अमीनो एसिड्स हैं वो उनमें दोनों चीज़ें होती हैं, अमीनो ग्रुप भी होता है, ओके, एंड कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है। तो देखो अमीनो ग्रुप क्या होगा, NH2, यही तो अमीनो ग्रुप होता है। ठीक है, NH2 दिस इज योर अमीनो ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होगा, COOH, दिस इज योर कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, अब ये दोनों जो हैं वो ज्वाइन होते हैं आपके किसी भी CH कार्बन हाइड्रोजन, मतलब कोई भी कार्बोहाइड्रेट से, समझ आ रहा है, कार्बन हाइड्रोजन समझ रहे हो, कोई भी कार्बन, क्योंकि देखो अमीनो एसिड क्या है, अल्फा अमीनो एसिड है, यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली अल्फा अमीनो एसिड आर ऑब्टेन्ड और हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। जब भी हम प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें अल्फा अमीनो एसिड मिलता है, नीचे आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहता है। ठीक है, नीचे आपका कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहता है। तो ये हमारा क्या हो गया, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हमारे अल्फा अमीनो एसिड्स। ठीक है, अल्फा अमीनो एसिड, ए का मतलब है अमीनो एसिड्स। ठीक है, मैं फुल लिख देता हूँ। ठीक है, अल्फा अमीनो एसिड्स। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पर एक चीज़ समझो, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में जो एक कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है ये। ओके, और इसी की वजह से, इस अल्फा कार्बन की वजह से जिस पर ये अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, बेसिकली वो कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है। इसी की वजह से हमारा क्या नाम हो जाता है, अल्फा अमीनो एसिड्स नाम हो जाते हैं। यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पर आपको अमीनो ग्रुप भी मिलेगा और कार्बोक्सिल ग्रुप भी मिलेगा, दोनों ग्रुप्स मिल रहे हैं आपको, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी मिल रहा है, कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो भी मिल रहा है आपको। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अमीनो एसिड्स। क्यों, अमीनो आपका अमीन से आ रहा है NH2 और कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिल से आ रहा है। अच्छा, अमीनो को हम कुछ इस तरीके से लिखें, NH2 ना लिखकर अगर हम इस तरीके से लिखें H2N तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि हमारी रिएक्शन नाइट्रोजन से होती है ना कि हाइड्रोजन से। ठीक है, इधर रिएक्शन जो है वो नाइट्रोजन से होती है ना कि हाइड्रोजन से। जो हमारी कार्बन और हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है वो नाइट्रोजन से ही होती है ना कि हाइड्रोजन से। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है किसका, हमारे अल्फा अमीनो एसिड्स का। ठीक है, ये स्ट्रक्चर याद रखेंगे। इधर आपका ये आ जाता है कार्बोक्सिल ग्रुप, इधर आपका आ जाता है ये अमीन। ठीक है, दिस इज योर अमीनो ग्रुप। आई डोंट नो क्या ग्लिच आ रहा है इधर आज। ओके, तो मैंने दोबारा स्ट्रक्चर बनाया, वो स्ट्रक्चर पूरा बिगड़ गया था, कि मैं फिर से बता देता हूँ। देखो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट के साथ अमीनो ग्रुप लगा होता है NH2। NH2 को मैंने H2N करके इसलिए लिखा है क्योंकि जो रिएक्शन है वो N की तरफ से ज़्यादा होती है। ठीक है, एंड कार्बोक्सिल ग्रुप का COOH लिख रहा है। ठीक है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, नीचे आपका एल्काइल ग्रुप कोई भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, इथाइल मिथाइल कुछ भी, राइट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है किसका, अल्फा अमीनो एसिड का। ठीक है, स्ट्रक्चर किस चीज़ का है, स्ट्रक्चर हमारा है अल्फा अमीनो एसिड का। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर। ओके, आई होप आपको बात समझ आई होगी। क्यों, क्योंकि अमीनो एसिड जो है उनमें दोनों ग्रुप होता है, अमीनो दैट इज NH2 एंड कार्बोक्सिल दैट इज COOH। दोनों ग्रुप इधर आपके रहते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं,
अमीनो एसिड, ठीक है, क्या कहते हैं हम इसे, अमीनो एसिड्स, ठीक है। अमीनो एसिड्स समझ आ गए मुझे, ठीक है। क्या होते थे, डेरिवेशन जिनमें ऐसे अमीनो एसिड जिनमें अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप और कार्बोक्सिल COOH ग्रुप लगा होता है हमारे किसी भी CH पर, ओके। CH आपका कुछ भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट, नीचे एल्काइल ग्रुप जुड़ा रहता है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन मतलब हमने किस किस पार्ट में, कितने टाइप्स में हमने क्लासिफाई कर रखा है अपने अमीनो एसिड्स को, ठीक है। तो हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, हमने उसके पीएच पर, बेसिकली क्या एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, उसके पीएच पर हमने क्लासिफाई कर रखा है तीन टाइप्स में आपका क्लासिफिकेशन होता है। नंबर 1 है आपके पास न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, नंबर 2 है आपके पास बेसिक अमीनो एसिड्स, एंड नंबर 3 है आपके पास एसिटिक अमीनो एसिड, ओके। 3 टाइप्स के अमीनो एसिड्स आपके पास आते हैं, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, बेसिक अमीनो एसिड्स एंड एसिडिक अमीनो एसिड्स, ठीक है। क्या होते हैं न्यूट्रल, बेसिक, एसिडिक, नाम से समझो। न्यूट्रल अमीनो एसिड मतलब न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखें। न्यूट्रल क्या होता है, फिजिक्स में आपने न्यूट्रल पढ़ा है, तो मतलब क्या होता है, अगर मेरे किसी भी बॉडी में 50 पॉजिटिव चार्ज हैं, 50 प्रोटॉन्स हैं, तो 50 ही नेगेटिव चार्ज होंगे, 50 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दोनों सेम चार्जेस हैं, तो मतलब वो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगी, ठीक है। ये आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है अभी फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। एसिडिक की तो बात अभी रहने दो। बेसिक क्या होता है, ओके। बेसिक क्या होता है, बेसिक का मतलब होता है कौन कितना बेसिक है, मतलब किसने कितने OH पॉजिटिव दिए हैं, ओके। OH एक तो होता है H पॉजिटिव, एक होता है OH नेगेटिव, है ना। तो किसमें कितने ज़्यादा OH नेगेटिव साइन, मतलब OH को कितने ने दिया है, बेसिकली वो हो गया हमारा बेसिक। H पॉजिटिव कितना लिया है किसने, वो हमारा हो जाता है एसिडिक, ठीक है। ये बातें आपने पढ़ी हुई हैं क्लास 11th के इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, है ना, पढ़ी हुई हैं, राइट। क्लास 10th में भी पढ़ी हुई हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा न्यूट्रल, बेसिक अमीनो एसिड्स एंड एसिडिक क्या होता है, ओके। अभी अमीनो एसिड्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि न्यूट्रल, बेसिक, एसिडिक क्या होता है। अब ये अमीनो एसिड्स क्या होते हैं भाई, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, बेसिक अमीनो एसिड्स, ये एसिडिक अमीनो एसिड्स, ये कैसे अमीनो एसिड्स होते हैं भाई। तो हमारे न्यूट्रल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जिसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड का नंबर है वो इक्वल है अमीनो ग्रुप के नंबर से, है ना। यही बात यहाँ पर लिख रखी है, देखो पढ़ लो। नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। समझ पा रहे क्या कह रहे हैं यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपका COOH है, कार्बोक्सिल ग्रुप, वही इक्वल है आपके अमीनो ग्रुप से, NH2 से, ठीक है। वो आपका इक्वल है किससे, NH2 ग्रुप से। दोनों ग्रुप सेम हैं, मतलब अगर किसी भी कंपाउंड में दो अमीन लगे हैं, दो अमीनो ग्रुप लगे हैं और दो ही आपके क्या लगे हुए हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप लगे हुए, तो वो आपका क्या कहलाया जाएगा, न्यूट्रल कहलाया जाएगा, न्यूट्रल अमीनो एसिड कहलाया जाएगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल आपका हो जाता है ग्लाइसिन, ओके। ग्लाइसिन एग्जाम्पल ऐसे पूछा नहीं जाता है, बट पूछ भी लिया जाता है, सॉरी, ओके। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है न्यूट्रल का, ग्लाइसिन, लिख लीजिए आप, ओके। ग्लाइसिन, आई थिंक आई हैव टू राइट विद अनदर पेन टू रिमूव द कंफ्यूजन। ठीक है, ग्लाइसिन हो जाता है, एल्माइन भी हो जाता है, एल्माइन एक आपका केमिकल है, ठीक है, बेसिकली अमीनो एसिड है, ओके। ग्लाइसिन आप याद रखें, ठीक है। ग्लाइसिन आपका क्या हो जाता है, न्यूट्रल अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, नाम से समझो। ऑफ कोर्स बेसिसिटी कब आती है, बेसिसिटी कब आती है, जब उसमें से हमारे इलेक्ट्रॉन, बेसिकली नेगेटिव चार्ज जो उसे एसिडिक बना रहे हैं वो कम होंगे, है ना, वो कम होंगे तभी तो बेसिसिटी आएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप जो कि एसिडिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, एसिडिक है। यहाँ पे एक चीज़ समझो, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एसिडिक है, अमीनो एसिड वो पॉजिटिव है, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें ज़्यादा होगा ऑफकोर्स वो क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। अमीनो ग्रुप जिसमें ज़्यादा होगा, अमीन जिसमें ज़्यादा होंगे वो क्या होगा, बेसिक होगा। अमोनिया सबसे ज़्यादा बेसिक है यार, अमोनिया इज़ वेरी बेसिक,
इजंट इट? तो आप खुद ही सोचिए, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा होगा वो क्या होगा? ऑफ कोर्स वो एसिडिक होगा। जिसमें अमोनिया ज़्यादा होगा वो क्या होगा? वो बेसिक होगा। जिसमें दोनों बराबर होंगे वो न्यूट्रल होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यही बेसिकली अप्लाई करो कि जो अमीनो ग्रुप हैं वो हमेशा ज़्यादा होंगे किससे? कार्बोक्सिल ग्रुप से। ओके, तो द नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप इज मोर देन कार्बोक्सिल ग्रुप, ये हमारा हो जाता है क्या? बेसिक अमीनो एसिड्स। ठीक है, हमारे क्या हो जाते हैं? बेसिक अमीनो एसिड्स। आप ऐसे कह सकते हैं या फिर बेसिक में ये कह सकते हैं कि जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो कम होता है हमारा किससे? अमीनो ग्रुप से। ठीक है, अमीन से। या आप ऐसे कह सकते हैं कि नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप जो है वो ज़्यादा होता है कार्बोक्सिल ग्रुप से। यार बस तुम्हें क्या करना है, बेसिक में बेसिक बना देना है। बेसिक क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिक होता है या अमीन बेसिक होता है? अमोनिया बेसिक होता है। बेसिकली क्या होता है? अमोनिया बेसिक होता है। अमोनिया इज़ वेरी 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 बेसिक, बहुत बेसिसिटी होती है उसके अंदर, इजंट इट? तो हमारा अमोनिया जब बढ़ेगा, कार्बोक्सिल ग्रुप जब घटेगा तो क्या होगा? बेसिसिटी बढ़ेगी, बेसिक होगा ज़्यादा, इजंट इट? समझो। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो एग्जाम्पल है इसका बेसिक का, ओके, वो क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है लाइसिन। ये अभी आप पढ़ेंगे लाइसिन वगैरह, लाइसिन, वैलिन, ये आप पढ़ेंगे, है ना? जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका बेसिक अमीनो एसिड का, लाइसिन। ठीक है, थर्ड आ रहा है एसिडिक अमीनो एसिड्स। सिंपल सी बात है, वही चीज़, नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो ज़्यादा होगा नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप से, है ना? वही चीज़ यहाँ पर भी बताई गई है कि जो नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सॉरी अमीनो ग्रुप है, वो ज़्यादा होगा, वो कम होगा कार्बोक्सिल ग्रुप से। आप ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप वो ज़्यादा होगा अमीन ग्रुप से। अरे कुछ भी कह सकते हैं, बस आपको यहाँ पर एसिडिटी को बढ़ाना है। एसिडिक क्या होगा? कार्बोक्सिल ग्रुप। एक चीज़ आप गांठ बांध लीजिए इसमें मेरी, कि जो हमारा, एक मिनट, COOH है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, वो बहुत ज़्यादा क्या है? एसिडिक है। नाम से समझो, अगर समझ नहीं आ रहे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिल खुद कह रहा है भाई मैं एसिड हूँ, मैं एसिड हूँ, है ना? वो एसिडिक है। और अमीन आपका खुद कह रहा है भाई मैं बहुत बेसिक हूँ, मैं बहुत सीधा साधा हूँ, मैं बहुत बेसिक हूँ, मैं किसी को नुकसान नहीं करता हूँ, है ना? वो खुद कह रहा है, अमीन खुद कह रहा है कि मैं बहुत बेसिक हूँ। अमोनिया खुद कह रहा है मैं बहुत बेसिक हूँ, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा बेसिक हूँ। और कार्बोक्सिलिक एसिड खुद कह रहा है कि मैं एसिडिक हूँ, ठीक है। तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब एसिडिक में क्या होगा? हमारा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो ज़्यादा हो जाएगा, किससे? अमोनिया से। तो यही सेम बात है कि जो नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप हैं वो कम हो जाएंगे या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से, या फिर आप ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो ज़्यादा हो जाएंगे, किससे? नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप से। अरे कुछ भी कहो, बस बात तो सेम ही है, चाहे उसे ज़्यादा कर दो चाहे उसे कम कर दो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है आपका। क्या एग्जाम्पल है इसका? इसका एग्जाम्पल आपका आ जाता है ग्लाइसिन। जस्ट वेट, इसका एग्जाम्पल आपका आ जाता है ग्लाइसिन, ओके। जिसका एग्जाम्पल हो जा, नहीं, ओ सॉरी, एसिडिक का है ना, एसिडिक का आपका क्या हो सकता है? एस्पार्टिक एसिड आप लिख लीजिए, है ना? अभी मुझे और तो याद आ नहीं रहे, आप ऐसा करिए, एस्पार्टिक एसिड लिख लीजिए, एस्पार्टिक एसिड, ओके। एस्पार्टिक, ग्लूटोनिक एसिड लिख सकते हैं आप, ओके। ग्लूटोनिक एसिड भी होता है, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटोनिक एसिड, ग्लूटोनिक एसिड। इसके मैंने 2 एग्जाम्पल बता दिए आपको, ठीक है। बेसिक के भी 2 बता दूँ, चलो एक ही ठीक है, ओके, ठीक है। तो आई होप क्लासिफिकेशन आपको समझ आया होगा अमीनो एसिड्स का। 3 टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रल, बेसिक, एसिडिक। नाम से समझो, कार्बोक्सिलिक एसिड न्यूट्रल में क्या होगा? अमीन के इक्वल होगा। बेसिक में कार्बोक्सिल एसिड कम हो जाएगा, अमीन ज़्यादा हो जाएगा, तभी तो अमोनिया ज़्यादा बेसिक होगा, तभी तो बेसिसिटी बढ़ेगी ना। एसिडिक में ऑफकोर्स कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा हो जाएगा, अमोनिया अमीन कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन तक तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत मक्खन क्लासिफिकेशन भाई, वेरी 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 मक्खन। अब हम और इसे फर्दर डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में अमीनो एसिड्स को, दैट इज योर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल।
अमीनो एसिड्स, बिल्कुल नाम समझो, जैसे ये नाम से समझे थे ना न्यूट्रल, बेसिक, एसिडिक, वैसे ही ये नाम से समझो कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल क्या होते हैं, बिल्कुल नाम से समझना है। ओके क्या आपको एसेंशियल का मतलब पता है? सबसे पहले तो ये बताओ एसेंशियल का मतलब क्या होता है? ज़रूरी। एसेंशियल मतलब बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट, है ना? मतलब इतना एसेंशियल है, कहते नहीं है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर living. Okay, oxygen supports life, hence it is essential. essential मतलब उसके बिना भाई रह ही नहीं सकते, है ना? इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है। तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स का मतलब ये है, एसेंशियल मतलब जो बहुत ज़रूरी है, मतलब ये इतने ज़रूरी हैं, इतने ज़रूरी हैं कि बॉडी इन्हें, क्योंकि एसेंशियल है भाई, तो बॉडी इन्हें अपने अंदर सिंथेसिस कर सकती है। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, वो अपने अंदर इसे फॉर्म करती रहती है, ठीक है? अपने अंदर इसे फॉर्म करती रहती है, जिससे कि हमें इसकी कमी ना हो जाए, क्योंकि एसेंशियल है भाई, ये बहुत ज़रूरी है और हमें इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है, इसलिए हमारी बॉडी इसे सिंथेसाइज करती रहती है। तो इट कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। जो एसेंशियल होते हैं वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज्ड होते रहते हैं। नॉन एसेंशियल इसी का उल्टा लिख दो, जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो पाए, इसलिए हमें उसे एज ए सप्लीमेंट लेना पड़ता है, बाहर से लेना पड़ता है थ्रू आवर डाइट, ठीक है? इसलिए नॉन एसेंशियल कहे गए हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी समझती है कि नल्ले हैं, बेकार हैं, इन्हें हम नहीं बनाएंगे। बॉडी समझती है कि इन्हें हम नहीं बनाएंगे, ये बेकार हैं, बट वो भी ज़रूरी होते हैं बेसिकली, तो हम उन्हें कैसे ले लेते हैं? डाइट से ले लेते हैं। पर एसेंशियल वाले डाइट से नहीं लिए जा सकते, उन्हें बॉडी से ही फॉर्म किया जा सकता है, इसलिए एसेंशियल है, ठीक है? तो इट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी, हैज़ टू टेक फ्रॉम द डाइट। हमें किससे लेना पड़ेगा? डाइट से लेना पड़ेगा, इसलिए ये क्या हो जाएंगे? नॉन एसेंशियल हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल क्या होगा आपका? एसेंशियल का एग्जाम्पल आपका हो जाता है ग्लाइसिन, एलानिन, ग्लूटामीन, जिसका एग्जाम्पल हो जाता है। ओके, नॉन एसेंशियल का क्या हो जाता है? लाइसिन, वैलिन, ल्यूजिन, ठीक है? पहले आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपको एसेंशियल नॉन एसेंशियल पढ़ाया जाता था। बेसिकली 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स पढ़ाए जाते हैं आपको, इज़न्ट इट? आपके पास 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है? बट वो आपके बोर्ड्स के हिसाब से दीज आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप इसे बॉटनी में भी पढ़ लेते हैं। बॉटनी में आपको पढ़ा दिया जाता है, जो टीचर हैं वो बॉटनी में पढ़ा देते हैं आपको अबाउट एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में, ठीक है? फिर भी मैं बता देता हूँ 10 आपके कौन कौन से एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल होते हैं, ठीक है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो एसेंशियल हैं उन्हें हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, इसलिए वो नॉन एसेंशियल कहलाए जाते हैं। एसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज ना कर पाए, उसे हमें डाइट से ही लेना पड़ेगा, खाने से ही लेना पड़ेगा, ठीक है? अब ये बात कर लेते हैं, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है बट मैं बता दूं। 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स, 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं? ओके, 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 आपका आ जाता है फिनाइल एनालिन। ओके, नंबर 1 आपका क्या है? फिनाइल एनालिन, ठीक है? फिनाइल एनालिन, एलानिन, ओके? एक मिनट, ओके, फिनाइल एलानिन, ओके, दिस इज आई। नेक्स्ट नंबर 2 आपका एसेंशियल में क्या आ जाता है? वैलिन, ये आपका एसेंशियल के हैं, ठीक है? नंबर 3 आपका क्या आ जाता है? नंबर 3 आपका आ जाता है थियोडीन, ओके? थियोनीन, THREONIN, ओके, आई होप आई हैव रिटन द करेक्ट स्पेलिंग, ओके? थ्रियोनिन, ओके? थ्रियोनिन आपका एसेंशियल में आ जाता है। नंबर 4 आपका आ जाता है ट्राइफिथोफिन, ओके? ट्राइफिथोफिन, नंबर 4 आपका आ जाता है ट्राइफिथोफिन। नंबर 5 आपका आ जाता है आइसोल्यूसिन।
ये आपका आ जाता है नंबर 5 आइसोल्यूसिन। ठीक है, नंबर 6 आपका आ जाता है मिथोनिन। ठीक है, ये आपका आ जाता है नंबर 6। नंबर 7 आपका आ जाता है हिस्टाडीन। ओके, HIS, हिस्टिडीन, हिस्टिडीन बेसिकली, हिस्टाडीन नहीं, हिस्टिडीन। ठीक है, नंबर 7 आपका आ जाता है। नंबर 8 आपका आ जाता है आर्गिनिन। ओके, आर्गिनिन। भाई थोड़ा सा स्पेलिंग का देख लेना, आई डोंट नो स्पेलिंग सही है नहीं है, बट थोड़ा सा स्पेलिंग का देख लेना कि जस्ट वेट, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं जिससे कि आ जाए। नंबर 10, नंबर 9 आपका आ जाता है ल्यूसीन। नंबर 10 आपका लास्ट आ जाता है ल्यूसीन हो गया। एक और बच रहा है आपका, एक मिनट, फिनाइल एनानीन, वैलिन, थियोनीन, ट्रिप्टोफेनॉन, आइसोल्यूसिन, हिस्टामिन, आर्गिन, ल्यूसीन। हाँ, नंबर आ जाता है लाइसीन। नंबर 11 आपका आ जाता है लाइसीन, सॉरी नंबर 10। ये वाई है, ठीक है, वाई है, LYSINE। ओके, तो देख लो, सबसे पहले आपका क्या हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिख लो, इसे लिख लीजिए जल्दी से। आई होप आपने लिख लिया होगा, ये लिखने का टाइम दे रहा हूँ, प्लीज़ लिख लीजिए। ओके 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 ओके, आई होप आपने लिख लिया होगा। ठीक है, नंबर 1 आपका आ जाता है फिनाइल एलानीन, वैलिन, थियोनीन, ट्रिप्टोफेनॉन, आइसोल्यूसिन, देन मिथोनिन, हिस्टाडीन, आर्गिनिन, ल्यूजीन एंड लाइसीन। ये आपके नंबर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हो गए। अगर आपने नहीं लिखे हैं तो प्लीज़ लिख लीजिए। ओके, ये आपके 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हो गए हैं। प्लीज़ राइट इट डाउन, इफ़ यू हैव नॉट रिटन राइट इट डाउन। जब आगे बढ़े, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि, हाँ, इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि इन सब में जो मैंने अभी आपको बताए, इन सब में एक अमीनो एसिड एक ऐसा है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बाकी सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं। ओके, बाकी सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं, एक बस ग्लाइसिन ऐसा है। ठीक है, ग्लाइसिन कैसे लिखा गया है को मैं इसे और अच्छे से लिखता हूँ। ग्लाइसिन एक ऐसा है जो ऑप्टिकली क्या है हमारा, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव आपका अमीनो एसिड है। सिर्फ ग्लाइसिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, आई होप आपको अमीनो एसिड्स में एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल समझ आ गए होंगे, लिख लीजिए ये। ठीक है, इतना आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, दैट इज योर प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज पर चल रहे हैं। ठीक है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये थर्ड वाली। ये थर्ड वाली इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो फर्स्ट अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी देख रहे हैं। फर्स्ट क्या कहता है कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं दे आर यूजुअली कलरलेस। नंबर 1 कलरलेस होते हैं। नंबर 2 क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। ओके, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, वाटर में काफ़ी अच्छी तरीके से इनकी सॉल्युबिलिटी हो जाती है। ठीक है, काफ़ी अच्छे से सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर ये। ओके, एंड दे हैव हाई मेल्टिंग सॉलिड्स, नहीं, हाई मेल्टिंग पॉइंट हो गए यहाँ पर। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके,
हाई मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स होते हैं एंड दे बिहेव लाइक सॉल्ट्स रादर देन सिंपल अमीन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स, क्योंकि मैंने बताया ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन्स के मतलब दोनों के मिलने से बनते हैं अमीनो एसिड्स, तो ये सॉल्ट्स की तरह ज़्यादा बिहेव करते हैं रादर देन अमीन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक चीज़ समझना, ये क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी जिससे मिलके बने होते हैं, ये अपनी लूज़ कर देते हैं आइडेंटिटी को। तो ये सॉल्ट्स की तरह ज़्यादा बिहेव करते हैं रादर देन आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमीन। ठीक है, तो ये चीज़, ये पॉइंट आप लिख लेंगे अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, दिस बिहेवियर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोथ। क्यों बिहेवियर ये हो रहा है? क्योंकि इसमें दोनों एसिडिक और बेसिक दोनों चीज़ें हैं। एसिडिक में आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, बेसिक में आपका अमीनो ग्रुप है। ठीक है, इसकी वजह से, क्योंकि मैंने बताया है जब एसिड्स और बेसिक, ये 10th में पढ़ा होगा, मैंने भी बताया है ये चीज़ कि जब एसिड्स प्लस बेस रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है भाई, हमें मिल जाता है हमारा प्यारा प्यारा क्या, हमें मिल जाता है हमारा सॉल्ट प्लस वाटर। ये तो क्लास 10th की नन्ही सी रिएक्शन पढ़ा होगी ना, ये तो कितनी छोटी सी रिएक्शन थी, आपने एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में पढ़ी होगी। जब एसिड्स एंड बेसिस दोनों रिएक्शन करते हैं तो हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। तो हमारा अमीन क्या है? बेस। कार्बोक्सिल ग्रुप क्या है? एसिड। जब बेसिक और एसिडिक दोनों मीडियम में रिएक्शन होगी, जब एसिड और बेस दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या देंगे हमारा, खुद बताओ, तो हमें सॉल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, वाटर मिलेगा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर भी क्या मिलता है हमें, यहाँ पर भी हमें क्या मिल जाता है, हमें सॉल्ट मिल जाता है। इसलिए यहाँ पर ये बात कही गई है कि जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं वो सॉल्ट्स की तरह ज़्यादा रिएक्शन करते हैं रादर देन कोई कार्बोक्सिलिक एसिड या सिंपल अमीन की। ठीक है, इसका रीज़न यही है क्योंकि सिंपल अमीन और कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों मतलब रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो आई होप दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिख लेना प्लीज़। थर्ड पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है ही अपने आप में। ठीक है, थर्ड पॉइंट तो अपने आप में ही इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि एक्वस सोल्यूशन में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड अपना एक प्रोटॉन छोड़ देता है, अपना एक प्रोटॉन लूज़ कर देता है, और वही छूटा हुआ प्रोटॉन जो है वो अमीनो ग्रुप जो है वो क्या कर देता है, एक्सेप्ट कर लेता है। सोचो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ने अपना एक प्रोटॉन छोड़ दिया, ओके, लूज़ कर दिया, वहीं अमीनो ग्रुप ने एक्सेप्ट कर लिया उस प्रोटॉन को, तो क्या हो गया, एक डाइपोलर आयन बन गया। उसी डाइपोलर आयन को हम क्या कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, एंड दैट इज योर ज़्विटर आयन। उसी डाइपोलर आयन को हम क्या कहते हैं, ज़्विटर आयन। और ये डाइपोलर आयन, ज़्विटर आयन, न्यूट्रल होता है क्योंकि इसमें दोनों होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों चार्जेस इसमें होते हैं। ठीक है, समझ आया क्या कहा मैंने? यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्वस सोल्यूशन में जब कार्बोक्सिल ग्रुप जाता है तो वो अपना एक प्रोटॉन छोड़ देता है, उसी प्रोटॉन को हमारा जो अमीनो है, अमीनो ग्रुप, वो एक्सेप्ट कर लेता है ना। कार्बोक्सिलिक ग्रुप ने वो प्रोटॉन छोड़ दिया, वो H पॉजिटिव छोड़ दिया, अमीन ने वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, इससे हमारा डाइपोलर एक न्यूट्रल आयन बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हमारा कार्बोक्सिलिक, हमारा ज़्विटर आयन। समझना चाहोगे क्या होगा? अभी बता रहा हूँ मैं। देखो, सबसे ज़्यादा पहले क्या करो, अमीनो एसिड्स को फॉर्म करो, अमीनो एसिड बनाओ। अभी हमने अमीनो एसिड बनाया, बताओ क्या स्ट्रक्चर होगा। NH2 है ना, CH, ओके, CH, और ये क्या होगा, COOH। समझ आ रही? नीचे आपका कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ये आपका क्या होगा, ये आपका अमीनो ग्रुप हो गया, अमीनो एसिड हो गया, बेसिकली अल्फा अमीनो एसिड हो गया। ठीक है, देखो मैंने पहले भी आपको बताया है कि यहाँ पर ये अमीन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, एक ही कंपाउंड में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहे हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, डाइपोलर आयन। कैसे, देखो फिर बताते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन जब मैंने कराई, इसकी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। रिवर्सिबल रिएक्शन किस तरीके से होती है, देखो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि अभी मैंने कहा क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन में जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है वो अपना प्रोटॉन छोड़ देता है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है वो प्रोटॉन क्या है यहाँ पर, प्रोटॉन क्या है यहाँ पर, देखो यही तो H प्रोटॉन है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये H क्या है, प्रोटॉन। तो H जब छोड़ देगा, सिंपल सी बात समझना, एक
एच जब यहाँ पर छोड़ देगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच चला जाएगा अपना, अपना एच चला गया तो कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, देखो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा भाई, स्ट्रक्चर को एक बार ध्यान से देखेंगे। एच, ठीक है, समझना, एक कार्बोक्सिलिक एसिड से एक एच उड़कर इस पर आ जाता है, इस एच पर आ जाता है, ठीक है। फिर समझना बात को, फिर समझना बात को, आराम से समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से। ये जो एच है, ये एच इधर आ जाएगा, ठीक है, इस एच पर आ जाएगा, ओके। तो क्या बना देगा, क्या बना देगा, H2 है तो H3N, ठीक है, H3N। देन यहाँ पर आ जाएगा CH, ओके, ये R और ये आपका आ जाएगा COO, ठीक है। इधर मैं दोबारा लिखता हूँ, जगह कम पड़ रही है, ठीक है। H3N, ओके, H3N CH, ये R, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि COO से एक H चला गया, एक H चला गया तो क्या हो जाएगा आपका COO। समझे बात को, समझे क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ से एक H जब चला गया तो H3N हो गया, मतलब NH3 हो गया, अमोनिया बन गई, NH3 बन गई, ठीक है। CH यहाँ पर निकल गया, CH तो सेम ही है, COOH का H निकल गया तो COO यहाँ पर बन गया, ठीक है। अब क्योंकि समझना क्या होता था ज़्विटर, क्या होता था, एक्वस सोल्यूशन में कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो एक प्रोटॉन छोड़ देता था, कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो एक प्रोटॉन छोड़ देता था, कार्बोक्सिल ग्रुप ने एक प्रोटॉन H को छोड़ दिया है, देखो यहाँ पर, ठीक है, एक H को छोड़ दिया है यहाँ पर, है ना, तो COO नेगेटिव हो गया ये, क्योंकि इसने प्रोटॉन को छोड़ दिया है, तो यहाँ पर क्या साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। इसने हाइड्रोजन NH2 मतलब अमीन ने उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया है, तो यहाँ पर क्या साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। समझ आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव साइन, तो आप मुझे बताइए एक ही कंपाउंड में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन आ गए। ये पॉजिटिव साइन किस पे आया है, इस नाइट्रोजन पर आया है, ठीक है। ये नेगेटिव साइन किस पर आया है, इस कार्बोक्सिल ग्रुप पर आया है, COO पर आया है, ठीक है। तो अब मुझे खुद बताइए, क्योंकि एक ही कंपाउंड में दोनों आयन आ गए, दो आयन आ गए, मतलब पोलैरिटी आ गई, पोलर हो गए ना दोनों, पोलैरिटी आ गई, प्लस माइनस आ गए। पोलर क्या होता था, डाइपोल क्या होता था, ये बताओ मुझे। डाइपोल फिजिक्स में पढ़ा है, डाइपोल का मतलब क्या होता था, पॉजिटिव नेगेटिव, एक ही पोल पर दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, इसे ही हम डाइपोल कहते थे फिजिक्स में, ओके, डाइपोल। तो यहाँ पर भी तो यही हो रहा है ना, इसी कंपाउंड में पॉजिटिव आ रहा है, इसी कंपाउंड में नेगेटिव आ रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहते थे, सुंदर से कलर से लिखूंगा मैं, कौन सा सुंदर सा कलर लूँ, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ज़्विटर आयन, क्योंकि ये क्या होता है भाई, ध्यान से समझेंगे, ये होता है आपका डाइपोलर आयन, ये आपका होता है क्या, डाइपोलर आयन, ठीक है। क्या होता है ये आपका डाइपोलर आयन, ये ज़्विटर आयन क्या होगा आपका, डाइपोलर आयन होगा। डाइपोलर क्यों आयन होगा, क्योंकि एक ही कंपाउंड में पॉजिटिव साइन भी आ गया, एक ही कंपाउंड में पॉजिटिव साइन भी आ गया और नेगेटिव साइन भी आ गया एक ही कंपाउंड में, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, डाइपोलर आयन हो जाएगा। समझे बात को, ठीक है। और हम इसे एक और नाम से जानते हैं, न्यूट्रल, ओके, न्यूट्रल आयन। न्यूट्रल आयन क्यों हो रहा है, क्या होता है न्यूट्रल, अभी पढ़ के आए हो, न्यूट्रल क्या होता है, मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, वो होता है हमारा न्यूट्रल आयन। तो क्या यहाँ पर जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव नहीं है, ऑफ कोर्स इसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, इसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल आयन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये बताओ मुझे, कॉन्सेप्ट समझ में आया भाई, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ज़्विटर आयन को कह सकते हैं ना कि ज़्विटर आयन जो है वो डाइपोलर आयन होता है, क्योंकि उसमें दोनों पोल्स बन जाते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। न्यूट्रल आयन होता है क्योंकि दोनों आ जाते हैं, न्यूट्रलिटी आ जाती है, जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है, ठीक है। यही होता है हमारा ज़्विटर आयन। तो अगर आप कभी पूछने को आ जाए कि ज़्विटर आयन क्या होता है,
ओके या आप ये बताइए कि अमीनो एसिड ज़्यूटेराइन कैसे फॉर्म करते हैं. राइट द ज़्यूटेर फॉर्म ऑफ द अमीनो एसिड. ओके ज़्यूटेरियन फॉर्म लिखो अमीनो एसिड्स की, तो आप ज़्यूटेरियन फॉर्म लिख देंगे ना. ज़्यूटेरियन फॉर्म लिख कर आए, ज़्यूटेराइन लिख कर आए, सेम है सारी चीज़ें. ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी. ओके, तो एक चीज़ और पढ़ते हैं यहाँ पर कि जो ज़्यूटेराइन होता है, इन ज़्यूटेराइन जो अमीनो एसिड्स है वो शो करता है हमारा एम्फोटेरिक नेचर, एम्फोटेरिक बिहेवियर. क्लास 11th में पढ़ा हुआ है. एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, जल्दी मुझे बताओ. अरे एम्फोटेरिक का वही जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बिहेवियर को शो करे. ओके, एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की तरह एक्ट करे. तो क्या हमारा ये ज़्यूटेराइन का जो अमीनो एसिड है कि एम्फोटेरिक नेचर की तरह फॉर्म नहीं कर रहा है? क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की तरह बिहेव नहीं कर रहा है? ऑफ कोर्स कर रहा है यार. ये जो हमारा NH2 है, NH3 है बेसिकली अमीनो एसिड, ये हमारा एम्फोटेरिक बिहेवियर शो कर रहा है क्योंकि ये दोनों से रिएक्ट कर देता है, एसिड से भी और बेसिस से भी, इसलिए एम्फोटेरिक बिहेवियर शो कर रहा है. एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता था, जो बेस और एसिड्स दोनों से रिएक्शन कर लें, है ना, जो एसिड प्रॉपर्टीज भी शो करें, जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी शो करें. ठीक है, तो ये पॉइंट्स इतने इम्पॉर्टेंट हैं. एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. ग्लाइसिन को छोड़कर सारे जो नेचुरली अकरिंग अल्फ़ा अमीनो एसिड्स हैं वो ऑप्टिकली क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं. वो ऑप्टिकली क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं. किसे छोड़कर, सिर्फ और सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़कर. ठीक है, तो ये जो कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूँ इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नंबर 1 तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 जो स्टार मैंने बनाए हैं. ठीक है, नंबर 4, दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो समझ आ रहा है, इसकी वजह से पूरा प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीनो एसिड इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुछ कहने को नहीं. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, प्लीज़ आई होप आपको इस समझ आया होगा. मैं इतना डार्क कलर से हाईलाइट नहीं करता हूँ वरना आपको दिखेगा भी नहीं. ठीक है, बस इतनी एक चीज़ आपको याद रखें कि ग्लाइसिन को छोड़कर सब क्या होते हैं, हमारे नेचुरली अकरिंग अल्फ़ा अमीनो एसिड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं. ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं. नेक्स्ट बात क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ये दोनों फॉर्म्स में मिलते हैं. हमें जो अल्फ़ा अमीनो एसिड्स हैं वो दोनों फॉर्म में मिलते हैं, D एंड L दोनों फॉर्म्स में मिलते हैं. D मानी डेक्स्ट्रो फॉर्म, L मानी लीवो फॉर्म. समझ आ रहा है, डेक्स्ट्रो एंड लीवो, ये तो नहीं कि मैंने क्या बोल दिया, है ना. समझ आ रहा है, जो PPL को क्लॉकवाइज, जो PPL को एंटी क्लॉकवाइज करे वो क्या क्या होते हैं, है ना. ओके, मतलब जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता था वो क्या होता था, जब भी प्लेन पोलराइज लाइट आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब राइट हैंड साइड डायरेक्शन में रोटेट करती थी. राइट हैंड साइड समझ रहे हो, ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जब भी रोटेशन होता था, ऐसे देखो, इस डायरेक्शन में जब भी रोटेशन होता था वो हमारा क्या होता था, क्लॉकवाइज रोटेशन. ओके, जब भी प्लेन पोलराइज लाइट हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती थी तो हमारा वो क्या होता था, D फॉर्म, दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म. ठीक है, नेक्स्ट, जब भी PPL लाइट इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती थी तो वो हमारा क्या होता था, लीवो फॉर्म, लीवो रोटेटरी फॉर्म. ठीक है, समझ आ रहा है. अगर PPL लाइट रोटेट ही ना करी तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इनएक्टिव फॉर्म हो जाएगा. समझ आ रही है. ओके, आई होप यू आर क्लियर विद दिस थिंग. नेक्स्ट बात जो है वो क्या कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स होते हैं वो L कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं. ओके, अब ये L कॉन्फ़िगरेशन क्या बला है भाई, अब ये L कॉन्फ़िगरेशन क्या बला है. L कॉन्फ़िगरेशन मतलब है जब भी आपका NH2 ग्रुप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, ओके, तो उसे L कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं. ओके, NH2 ग्रुप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा. लेफ्ट हैंड साइड मतलब देखो, अभी हमने ये बनाया, चलो हाँ, अभी हमने क्या बनाया था, ये बनाया था. ओके, इससे करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आप लोग देखेंगे, ओके, ब्लू पेन से, जो मैं स्काई ब्लू पेन से कर रहा हूँ उसे देखिएगा. ये हमारा जो NH2 है, ये हमारा जो NH2 है, ठीक है, ये कौन सी साइड में है, ये कौन सी साइड में है, जल्दी बताएंगे. जो हमारा NH2 है वो कौन सी साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में. वेरी गुड. ओके, क्योंकि
क्योंकि हमारा अमीनो एसिड में जो NH2 ग्रुप है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, एल कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्सेप्ट समझ आया? चमका कॉन्सेप्ट फिर बता रहा हूँ कि जब भी अमीनो ग्रुप हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो वो हमारा कौन सा कॉन्फ़िगरेशन कहलाया जाएगा, एल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, इस पूरे स्ट्रक्चर में देखिए आप लोग, ओके इस पूरे स्ट्रक्चर में देखिए हमारा NH2, ओके ऐसे लिख दो, चाहे अगर समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे लिख दो NH2। ओके NH2 हमारा इस साइड में ही तो है, लेफ्ट हैंड साइड में ही तो है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में है इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ये हमारा एल कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। तो ज़्यादातर जो नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स होते हैं वो इसी टाइप के नेचर को शो करते हैं। ठीक है, समझ में आया? आई होप समझ में आया। ठीक है, आई होप समझ में आया आपको। ठीक है, तो यही बात कही गई है कि एल अमीनो एसिड्स मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैव एल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, क्योंकि NH2 जो NH2 ग्रुप होता है वो हमारा कहाँ होता है, हमारा लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी पर आ गए हम अपने अमीनो एसिड की, एंड दैट इज एल अमीनो एसिड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग द NH2 ग्रुप ऑन लेफ्ट हैंड साइड। वही बात जो मैंने अभी समझाई वही बात यहाँ पर लिख दी गई है कि जो एल अमीनो एसिड्स हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में NH2 ग्रुप को। जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे थे अमीनो ग्रुप को, ओके इस तरीके से देखो NH2CHRCOOH है ना, तो ये जो अमीनो ग्रुप है ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा था बेसिकली, तो इसी फॉर्म को हम एल अमीनो एसिड कहते हैं, एल फॉर्म कहते हैं, तो इसे हम इसी तरीके से शो करते हैं। ठीक है, आई होप समझ आया। ठीक है, पॉइंट्स क्लियर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बड़े इजी से पॉइंट्स हैं। ओके, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं क्लास 11th आपका आइसोमेरिज्म के छोटे से कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं। अगर क्लास 11th आइसोमेरिज्म पक्का है तो आप इन कॉन्सेप्ट्स को उड़ा ले जाएंगे। ठीक है, बस वही बातें हैं, क्लास 11th का आपका सब चीज़ें पक्की होनी चाहिए, स्पेशली हाइड्रोकार्बन्स एंड GOC एंड दिस आइसोमेरिज्म वाला पार्ट तो होना ही चाहिए। नॉमेनक्लेचर तो सब कर लेते हैं, नॉमेनक्लेचर तो सबको आता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ समझ आई? इतनी ही प्रॉपर्टीज़ थी आपकी अमीनो एसिड्स की, दैट्स इट, इतनी ही प्रॉपर्टीज़ थी आपकी अमीनो एसिड्स की। आई होप अमीनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी बहुत धमाकेदार तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट हम करने वाले हैं द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं अब हम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्ट्रक्चर समझते हैं हम अपने प्रोटीन का स्ट्रक्चर समझते हैं। देखो, प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, ग्लाइसिन और एलानिन। दोनों हमारी क्या है, अमीनो एसिड्स हैं, राइट। तो दो अमीनो एसिड्स से मिलकर बना होता है, ग्लाइसिन से और एलानिन से। ओके, एलानिन से, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, डाइपेप्टाइड। इसलिए हम इसे डाइपेप्टाइड भी कहते हैं। अभी मैं इस सारी बातों पे आऊँगा। ठीक है, पहले स्ट्रक्चर बना देते हैं, NH2CH2COOH। ओके, एक तो ये हो गया आपका, क्या हो गया हमारा ग्लाइसिन। ठीक है, COOH, ग्लाइसिन। ये तो क्या हो गया आपका ग्लाइसिन। एक आपका हो गया ये CH3, यहाँ पर आ जाता है आपका कार्बोक्सिल ग्रुप, COOH। ठीक है, COOH समझ आ रहा है। तो ठीक है, तो पहला वाला स्ट्रक्चर तो आपका ग्लाइसिन का हुआ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका होता है एलानिन का। किसका होता है, एलानिन। ठीक है, एलानिन का।
तो एक चीज़, पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि बताओ अब प्रोटीन का स्ट्रक्चर किन दो अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो दो अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है ग्लाइसिन और एलानिन। क्योंकि क्योंकि ये दो अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, इसलिए हम इसे और क्या कहते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं डाइपेप्टाइड। ठीक है, इसलिए क्योंकि दो अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, देखो, इसलिए क्योंकि दो अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं डाइपेप्टाइड। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड, ठीक है, क्योंकि ये दो अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिएक्शन किस तरीके से हो रही है, पिंक हाइलाइटर को देखना, COOH और H में किस तरीके से रिएक्शन हो रही है। यहाँ से गाइस H2O निकल जाता है, वाटर निकल जाता है। देखो, दो H और एक ऑक्सीजन, मतलब यहाँ से क्या हो गया, हमारा H2O निकल गया, वाटर निकल गया भाई। अब जब वाटर निकल गया तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्ट्रक्चर देखेंगे, सेम सा स्ट्रक्चर है, NH2CH2। यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपका CO बचा है। ओके, CO या तो ऐसे लिख दें, CO क्या होता था, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, CO मतलब कार्बोनिल ग्रुप बचा है, या तो आप ऐसे लिख दें या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि हमारा क्या हुआ, क्योंकि देखो भाई ये तो हमारा पूरा निकल गया, तो बाकी का बचा हुआ हमारा क्या होगा, N, ओके, COOH, एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा H और ये CH3। ठीक है, CH3, समझ आया। ये स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं गाइस, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हमारा, अच्छा आप या इस तरीके से लिखते हैं NH, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, एक मिनट, NH को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर एक लिंकेज बतानी है, इसलिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। आप वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप वैसे भी लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, तो इससे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर को, सबसे पहले इसका नाम देखो, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है आपका ग्लाइसिल एनालीन। ओके, क्या होता है, ग्लाइसिल एनालीन, क्योंकि दोनों से मिलके बना है, ग्लाइसिल के ग्लाइसिल एलानिन। ओके, ये इसके स्ट्रक्चर का नाम हो गया, समझ आया। मैंने बहुत आराम से आपको समझाया है। क्या हुआ, प्रोटीन का स्ट्रक्चर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, ग्लाइसिन, एलानिन। ठीक है, अब ग्लाइसिन और एलानिन में से वाटर निकल जाएगा, तो सब कुछ वही लिख दो, बस वाटर, ये OH और H को हटाकर सब कुछ वही लिख दो, दोनों नाम को मिला दो, किन दो नाम को, इन दो नाम को मिला दो, ग्लाइसिन और एलानिन, दोनों को मिला दोगे तो ये नाम मिल जाएगा, ग्लाइसिल एलानिन। सिंपल सी बात है, बन गया स्ट्रक्चर, कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है, बस आपको ग्लाइसिन और एलानिन का स्ट्रक्चर आना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, एक बात तो ये हो गई, एक क्वेश्चन तो यही हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि ये बताओ, ये जो मैंने लिखा है, ओके, ये जो मैंने अभी यहाँ पर, ये जो कार्बोनिल ग्रुप और अमीन की ये जो लिंकेज होती है, इस लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। इस लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज क्यों बोल रहे हैं पेप्टाइड लिंकेज भाई, क्योंकि दो पेप्टाइड से मिलके बनाया है ना, क्योंकि दो अमीनो एसिड से मिलके बनाया है। ठीक है, तो डाइपेप्टाइड हुआ। अब डाइपेप्टाइड को जोड़ने वाली जो लिंकेज है भाई, जो लिंकेज है वो क्या हो जाएगी हमारी, सिंपल सी, वो हमारी हो जाएगी पेप्टाइड लिंकेज। या कहीं आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि पहले इतना लिख लीजिए, पहले इतना लिख लीजिए और ये लिख लीजिए, ये आपकी क्या हो गई, डाइपेप्टाइड लिंकेज। ओके,
डाइपेप्टाइड लिंकेज, ठीक है, ये डाइपेप्टाइड लिंकेज हो गई, ठीक है, इतना लिख लीजिए भाई, इतना लिख लीजिए, ठीक है। तो डाइपेप्टाइड में आप खुद ही देखिए नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कितने हैं, कितने अमीनो एसिड्स हैं, यहाँ पर 2 अमीनो एसिड्स होते हैं आपके, ठीक है, और कितनी लिंकेज होती है, एक लिंकेज होती है, ठीक है, डाइपेप्टाइड की पेप्टाइड की एक लिंकेज होती है, ठीक है, अमीनो एसिड्स 2 होते हैं, पेप्टाइड लिंकेज 1 होती है, ठीक है। कैसे, अभी मैं बताऊंगा, अभी रुको, सब कुछ होगा, जस्ट वेट। आई होप आपने इतना लिख लिया होगा। लेट्स मूव फर्दर। स्ट्रक्चर समझ आया, अमीनो एसिड प्रोटीन का स्ट्रक्चर समझ आया, सारी बातें समझ आई, ठीक है। नेक्स्ट चलिए स्ट्रक्चर फिर से बता देते हैं, वही जो स्ट्रक्चर मैंने बताया है आपको। ओके, तो स्ट्रक्चर एक बार फिर से बना देते हैं, ठीक है। NH2, ठीक है, CH2C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल ग्रुप हो गया ये, CH, ठीक है, और यहाँ पर COOH, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया किसका, ये स्ट्रक्चर हो गया आपका हमारे ग्लाइसिल एनालिन का, ठीक है, ग्लाइसिल एनालिन का हो गया। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि ये देखो डाइपेप्टाइड में डाइपेप्टाइड लिंकेज मैंने अभी आपको बताई, यहाँ पर पेप्टाइड लिंकेज अभी आपको बताई, ठीक है। अब डाइपेप्टाइड में आप यहाँ पर देखिए कि नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कितने होते हैं, 2 नंबर ऑफ, एक तो ये हो गया, ओके, एक तो ग्लाइसिन हो गया, एक आपका क्या हो गया, एलानिन हो गया। 2 अमीनो एसिड्स हैं, एक अमीनो एसिड और दूसरा अमीनो एसिड्स, 2 अमीनो एसिड्स हैं, पर यहाँ पर पेप्टाइड लिंकेज कितनी है गाइस, पेप्टाइड लिंकेज तो एक ही है ना, पेप्टाइड लिंकेज तो एक ही है, एक पेप्टाइड लिंकेज ने 2 अमीनो एसिड्स को बांधा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए यहीं से आपका ये वाला कॉन्सेप्ट पड़ता है, ये वाला कॉन्सेप्ट, ओके। डाइपेप्टाइड में जो अभी हम बात कर रहे थे, डाइपेप्टाइड में नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कितने होते हैं, 2, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स 2 कैसे हुए, एक तो देखो ये हुआ, एक ये हुआ, ठीक है, फिर बताते हैं, एक तो ये हो गया अमीनो एसिड, ओके, NH2CH2, एक तो ये हो गया दूसरा अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड्स एक ही पेप्टाइड लिंकेज से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर कितनी पेप्टाइड लिंकेज हो गई, एक, और कितना अमीनो एसिड हो गए, 2। कॉन्सेप्ट समझ आया। अब बताओ कॉन्सेप्ट चमका कि नहीं चमका, कितने पेप्टाइड लिंकेज हो गए, 1। ऐसा ही ट्राईपेप्टाइड में आप जाएंगे तो ट्राईपेप्टाइड में 3 नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स हो जाएंगे, अमीनो एसिड्स कितने हो जाएंगे, 3, और लिंकेज कितनी हो जाएगी, 2 लिंकेज कितनी हो जाएगी, 2। टेट्रापेप्टाइड में जाएंगे तो 4 अमीनो एसिड्स हो जाएंगे, 3 उसकी लिंकेज हो जाएगी, पेप्टाइड लिंकेज। पेंटा अमीनो एसिड में पेंटापेप्टाइड में जाएंगे तो 5 नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स हो जाएंगे और 4 उसकी लिंकेज हो जाएंगी। मतलब समझ रहे हैं कि नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स तो जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं उसकी पेप्टाइड लिंकेज उससे 1 कम है, ओके। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर अमीनो एसिड्स जो हैं, ओके, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स हैं उसमें से 1 माइनस कर दो, आपकी कितनी आ जाएगी, 1 आपकी आ जाएगी, उसमें से 1 माइनस कर दोगे तो आपकी पेप्टाइड लिंकेज आ जाएगी। ये फॉर्मूला है, ओके। अमीनो एसिड से अगर आप 1 माइनस कर देंगे, अमीनो एसिड में से अगर आप 1 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा पेप्टाइड लिंकेज आ जाएगी। दिस इज द फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये डायरेक्ट नीट में, डायरेक्ट MCQs में बहुत आता है और डायरेक्ट हो जाता है, ये इस फॉर्मूले की हेल्प से डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, वेरी गुड। तो ये जो टेबल है ना, इट सेल्फ इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंट टेबल है कुछ कहने को नहीं। ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको पूरा बहुत अच्छे से समझा दिया है, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे इसी पर कि अगर अमीनो एसिड्स के नंबर 10 से ज़्यादा है, 10 अमीनो एसिड से ज़्यादा है, तो उस अमीनो एसिड को हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड, ओके। उस अमीनो एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड, ठीक
है। पॉली का मतलब होता है मैनी, पेप्टाइड मतलब पेप्टाइड लिंकेज, बहुत सारी पेप्टाइड लिंकेज से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अमीनो एसिड्स का नंबर कितना है, ज़्यादा है, 10 से ज़्यादा है यार, ओके 10 से ज़्यादा है। डेकोपेप्टाइड है, डेकोपेप्टाइड से ज़्यादा है तो हमें उसे क्या कहना होता है, पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा ये कॉन्सेप्ट। ओके, अब यहाँ पर आता है आपका प्रोटीन। ओके, इम्पॉर्टेंट बात है ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। क्या कहना चाह रहे हैं कि एक पॉलीपेप्टाइड अगर 100, एक पॉलीपेप्टाइड में अगर 100 अमीनो एसिड्स रेजिड्यू हैं, मतलब अगर एक पॉलीपेप्टाइड 100 से ज़्यादा अमीनो एसिड से मिलके बनी हुई है, ओके, उसका हाइयर मॉलिक्यूलर मास है, हाइयर मॉलिक्यूलर मास है देन 10,000 यू, 10,000 यू से ज़्यादा उसका मॉलिक्यूलर मास है, ओके, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, उसी को हम कह देते हैं प्रोटीन। समझ आया, समझ आया प्रोटीन क्या होता है, समझ आया। अभी तक मैं बोल रहा था अब 2 अमीनो एसिड्स को ऐड कर दो तो प्रोटीन बनता है, ठीक है, ये भी चीज़ ठीक है, 2 अल्फा अमीनो एसिड्स को मिला दो तो प्रोटीन बनता है, बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइक डेफिनेशन। अगर आप प्रोटीन के बारे में लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से ज़रूर लिखिए, बिकॉज नाउ यू आर इन 12th क्लास, है ना, ये चीज़ आप नहीं बोल सकते, आप 12th क्लास में हैं तो आपकी डेफिनेशन ऑर्डिनरी डेफिनेशन नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, है ना। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि आपका जो अमीनो एसिड है, अगर उसमें 10 से ज़्यादा 100 से ज़्यादा अमीनो एसिड के रेजिड्यू हैं, जिसमें 10,000 यू यहाँ पर आ रहा है यूनिफाइड मास, ओके, 10,000 यू से ज़्यादा आपका मॉलिक्यूलर मास है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन कहते हैं। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज़। ठीक है, सो ये तो गई हमारी प्रोटीन, यहीं से हमारी प्रोटीन शुरू हो रही है। ठीक है, तो बड़ी बड़ी आप हेडिंग डाल सकते हैं प्रोटीन। ठीक है, यहाँ से आपकी प्रोटीन शुरू हुई है। प्रोटीन मैं फिर बता देता हूँ, एक पॉलीपेप्टाइड विद मोर देन 100 अमीनो एसिड्स रेजिड्यूज हैविंग मॉलिक्यूलर मास हायर देन 10,000 यू इज कॉल्ड प्रोटीन्स। मतलब एक पॉलीपेप्टाइड में अगर 100 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स हैं, फिर समझेंगे, एक पॉलीपेप्टाइड में अगर 100 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स हैं, अगर उसका मॉलिक्यूलर मास 10,000 यू से ज़्यादा है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, चलिए क्लासिफिकेशन पे समझते हैं अपने प्रोटीन की क्लासिफिकेशन। ठीक है, प्रोटीन को कई पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप, मॉलिक्यूलर शेप के बेसिस पर। ठीक है, मॉलिक्यूलर शेप के बेसिस पर प्रोटीन को किस में क्लासिफाई किया गया है, मॉलिक्यूलर शेप के बेसिस पर हमने प्रोटीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द वन इज फाइब्रस प्रोटीन एंड द नंबर 2 इज आपका ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, 2 पार्ट्स में आपके होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ठीक है, मैं इनके पिक्चर भी लाया हूँ, आपको बताऊंगा किस तरीके से होते हैं। फाइब्रस प्रोटीन, नाम से समझो, फाइबर, फाइब्रस का मतलब होता है फाइबर। फाइबर मतलब क्या होता है, लंबे लंबे, इस तरीके से फाइबर, ये लंबे लंबे फाइबर्स क्या होते हैं, फाइबर्स लंबे लंबे स्ट्रक्चर ही तो होते हैं। तो व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन, ये चेन होगा, ठीक है, ए नहीं है यहाँ पर। When the polypeptide chain runs parallel and held together by hydrogen and disulfide bond, then fiber-like structure formed, जो कि insoluble होता है वाटर में। क्या कहा, कुछ समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, अभी बताता हूँ। जब भी ध्यान से समझेंगे, हमारा फाइब्रस प्रोटीन क्या होती हैं, जब भी पॉलीपेप्टाइड चेन्स पैरेलली रन कर रही हैं, इस तरीके से पैरेलली रन कर रही हैं गाइस, ठीक है, ये होता है पैरेलली रन करना। ठीक है, और उनके बीच में क्या है, हाइड्रोजन या और डाइसल्फाइड बॉन्ड की क्या है, बॉन्डिंग है। ठीक है, हाइड्रोजन की बॉन्डिंग कैसे शो करते हैं, इस तरीके से, ये हो गई हाइड्रोजन की बॉन्डिंग। डाइसल्फाइड की बॉन्डिंग कैसे शो करते हैं, इस तरीके से। ठीक है, 2 S बनाकर इस तरीके से डाइसल्फाइड की बॉन्डिंग को शो करते हैं। ठीक है, मतलब कहना चाह रहे हैं कि अगर उन दोनों के बीच में डाइसल्फाइड और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है, ठीक है,
दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ओके, तो ऐसे फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स, जो कि पैरेलली रन कर रहे हैं। आप देखिए ना, पैरेलल हैं सब एक दूसरे के। यहाँ पर देखिए आप, पैरेलल हैं ये एक दूसरे के। ये इसका पैरेलल हुआ, ये फिर इसका पैरेलल हुआ। ठीक है, ये हो गया पैरेलल प्रोटीन्स। अब सॉरी, फाइब्रस प्रोटीन। फाइबर्स से समझ जाना आप, लंबे लंबे स्ट्रक्चर। इसके एग्जाम्पल क्या हुए, एग्जाम्पल इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। कैराटीन हो गया, कैराटीन जो बालों में, कैराटीन आपने सुना होगा, है ना, कैराटीन्स होते हैं बालों में। तो उन कैराटीन्स को जब हम, देखो लड़कियों को ज़्यादा स्ट्रेट कराती हैं बाल, ठीक है, तो उसका कॉन्सेप्ट समझो आप। लड़कियां जब बालों को सीधा कराती हैं तो जब वो क्या होता है, स्ट्रेटनर, है ना, लंबा सा स्ट्रेटनर ही होता है आई थिंक। स्ट्रेटनर से जब वो लंबे लंबे इस तरीके से खिंचवाती हैं बाल लंबे कराने के लिए, सीधे कराने के लिए, तो क्या होता है, समझना बात को, हमारे बालों में जो लड़कियों के बाल होते हैं उसमें होती है हमारी क्या, उसमें होती है सल्फाइड की बॉन्डिंग। जो सल्फर होती है उसकी बॉन्डिंग होती है, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग होती है। जब वो स्ट्रेट कराती हैं बालों को तो हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्डिंग टूटती है, जिसकी वजह से वो घुंघराले बाल जो होते हैं वो लंबे 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 हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें से कैरेटीन की जो बॉन्डिंग है, सॉरी, जो डाइसल्फाइड की बॉन्डिंग है वो टूट जाती है। समझ आ रहा है? तो ये कैरेटीन जो हमारे बालों में होता है, कैरेटीन, कोलेजन आजकल कोलेजन बूस्ट, कोलेजन क्या होता है, कोलेजन ब्यूटीफाई करता है आपकी स्किन को और टाइटन करता है, और ज़्यादा टाइट करता है आपकी स्किन को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाता है। तो जो लड़कियां सुंदर दिखना चाहती हैं, गोरा दिखना चाहती हैं, गोरा मतलब हाइड्रेटेड दिखना चाहती हैं, हाइड्रेटेड बॉडी, उनका फेस जो है वो प्लम करे, प्लमी फेस चाहती हैं, वो हाइड्रेटेड फेस चाहती हैं, तो वो कोलेजन, आजकल कोलेजन की शीट्स आती हैं, उसे अपने मुंह पर रख लेते हैं और मुंह वो उस फेस को, वो मतलब फेस जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है उस कोलेजन को, जिससे और ज़्यादा वो ब्यूटीफुल दिखती हैं, है ना। मायोसिन तो आपने पढ़ा हुआ है, मायोसिन आपका, है ना, जो आपका मायोसिन इस तरीके का स्ट्रक्चर होता था, याद है आपको, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होते थे, ये एक्टिव साइड्स होती थी मायोसिन्स की। समझ आ रहा है? जो मसल्स में होते थे, राइट। आई होप आपको याद आया होगा मायोसिन के बारे में। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये आपके फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। ग्लोब्यूल का मतलब क्या होता है? ग्लोब्यूल का मतलब होता है गुच्छा। ओके, ग्लोब्यूल का मतलब होता है इस तरीके का गुच्छा। भाई अभी बता रहा हूँ मैं, इस तरीके का गुच्छा, ये होता है हमारा ग्लोब्यूल। ओके, अलग अलग कलर से बना देते हैं, ठीक है, ये आपके हो जाते हैं ग्लोब्यूल। ठीक है, सॉरी, इस तरीके से, ठीक है, ग्लोब्यूल समझ आया, इस तरीके से गुच्छा। तो ग्लोब्यूल क्या होता है? द स्ट्रक्चर रिजल्ट्स व्हेन द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स कॉइल अराउंड टू गिव अ स्फेरिकल शेप। वही चीज़ है कि जो पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है वो एक दूसरे में उलझ कर, एक दूसरे में कनेक्ट होकर एक राउंड ऊन, आपने वूल सुना है ना, वूल जो ऊन होती है उसका गोला जो होता है उसकी तरह स्ट्रक्चर बना देती हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन के आता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर। ठीक है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन के आता है आपके पास, समझे। ये होती है आपकी ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो आई होप फाइब्रस प्रोटीन्स और ग्लोबुलर प्रोटीन्स दोनों शेप के बेसिस पे आपको समझ आई होगी। नाम से समझना है, काम से नहीं, ठीक है, नाम से समझना है। फाइब्रस, फाइबर की तरह लंबी लंबी, जिसमें कोलेजन, कैराटिन, मायोसिन, 3 एग्जाम्पल पढ़े हमने। और ये होता है आपका ग्लोबुलर क्या होता है? ग्लोबुलर में जब आपका पॉलीपेप्टाइड जो है चेन वो कॉइल हो जाती है और एक स्पेरिकल शेप दे देती है। इसमें एग्जाम्पल आपके आ जाते हैं इंसुलिन, है ना, इंसुलिन, जो आपका इंसुलिन होता है आजकल, इंसुलिन के जिन्हें डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं वो इंसुलिन के इंजेक्शंस इंजेक्ट करवाते हैं, राइट। एल्बुमिन होता है आपका, हीमोग्लोबिन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें, है ना। तो आई होप आपको ये जो है 2 क्लासिफिकेशन समझ आए होंगे ऑन द बेस ऑफ मॉलिकुलर शेप। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन। अच्छा हाँ, एक मिनट, ये मैं एक बोल आया था फाइब्रस और ग्लोबुलर की पिक्चर। ठीक है, ये देखिए आप, फाइब्रस इस तरीके लंबे लंबे चेन, जो मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही, देखो लंबे लंबे चेन्स जा रही हैं। ओके, लंबे लंबे चेन्स आ रही। ग्लोबुलर देखिए आप,
अमिटे हुए, इधर उधर अमिटे हुए हैं ये। ओके, ये होता है आपका ग्लोबुलर। आप देखिए इधर उधर अमिटे हुए हैं ये। ओके, इधर उधर अमिटे हुए हैं ये। अब देखिए एक ऊन की तरह है, तो ये हमारा होता है ग्लोबुलर, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा क्या होता है फाइब्रस और कैसा होता है ग्लोबुलर। ठीक है, फर्स्ट टाइप मॉलिक्यूलर शेप समझ आया होगा। अब हम समझने जा रहे हैं हमारा ऑन द बेस्ड ऑफ स्ट्रक्चर एंड शेप। स्ट्रक्चर और शेप के बेसिस पर हम समझने वाले हैं। स्ट्रक्चर एंड शेप के बेसिस पे हमारे पास दो आ जाते हैं, उन दो में भी हमारे फर्दर डिविजन्स होते हैं। ठीक है, नंबर 1 है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? हर पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन्स के अंदर होती है, उसमें अमीनो एसिड्स होते हैं। वो जो अमीनो एसिड्स हैं वो एक दूसरे से जब अटैच रहते हैं, लिंक्ड रहते हैं एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में, वो हमारी होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या कहा मैंने? ईच पॉलीपेप्टाइड इन अ प्रोटीन हैज़ अमीनो एसिड्स। हर पॉलीपेप्टाइड में अमीनो एसिड्स होते हैं। वो अमीनो एसिड्स एक दूसरे से स्पेसिफिक पोजीशन पर, स्पेसिफिक सीक्वेंस में लिंक्ड रहते हैं। ओके, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर। समझ आया क्या होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर? ये होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पर, ये मैं जिफ लाया था, आई डोंट नो जिफ कहते हैं, गिफ कहते हैं, क्या कहते हैं, पर मैं ये लाया था जिफ। आप देखिए यहाँ पर प्राइमरी स्ट्रक्चर। आगे बढ़ना भाई, देखिए ये इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, फिर से नज़र डालिए आप लोग। ओके, नज़र डालिए, ये आपका होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। जब इस तरीके से आपकी, अभी हमने जिस आपके बेसिकली प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या करा, जो पॉलीपेप्टाइड हैं, अमीनो एसिड्स हैं, वो एक दूसरे से स्पेसिफिक सीक्वेंस पर अटैच रहते हैं। जो अभी हमने 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स पढ़े थे, वो 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स इस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से। देन आता है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? जो लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। इसमें बड़ी बड़ी पॉलीपेप्टाइड की चेन एग्जिस्ट करती हैं। देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी बड़ी पॉलीपेप्टाइड की चेन यहाँ पर आ रही हैं आपके पास। ओके, ये होता है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। देन प्राइमरी सेकेंडरी के बाद, प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद आपके जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फर्दर दो पार्ट्स होते हैं हमारे अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट्स। ठीक है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट्स। अल्फा हेलिक्स में क्या होता है? इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो फॉर्म कर लेती हैं आपकी इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ लिया जाता है कौन सी बॉन्डिंग होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत छोटी सी बात है पर इतनी इंपॉर्टेंट कुछ कहने को नहीं है। छोटी सी बात पर इतनी इंपॉर्टेंट है, कुछ कहने को नहीं। क्या होता है? इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होती हैं वो इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग फॉर्म कर लेती हैं। इंट्रामोलिकुलर मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर ही। ओके, विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर ही एच बॉन्डिंग फॉर्म कर लेती हैं बाय ट्विस्टिंग इनटू अ राइट हैंडेड हेलिक्स विद द अमीनो ग्रुप। ठीक है, अमीनो ग्रुप के साथ राइट हैंडेड हेलिक्स फॉर्म कर लेती हैं with each amino acids residue H bonding to the carbonyl of an adjacent turn of helix। इसका एग्जाम्पल वही केराटिन इन हेयर एंड नेल्स। देखो यहाँ पर ये होता है आपका अल्फा हेलिक्स। आप देखिए यहाँ पर विद इन द मॉलिक्यूल इन्होंने क्या कर लिया है? फॉर्म कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो वाइट कलर की आपको दिख रही है लंबी लंबी, ये एच बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग है ये। ठीक है, जो आपको दिख रही है वाइट ये इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग है। तो आप देख सकते हैं ये विद इन द चेन इन्होंने कर रखा है। बीटा प्लेटेट में ऐसा नहीं है, बीटा प्लेटेट में दो चेन्स अलग अलग हैं। देखो दो चेन्स, एक ये चेन है, एक ये चेन है, दो चेन अलग अलग हैं। दोनों चेन के बीच में जो ब्लू से बना रहा हूँ वो इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग है, ये इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग है। ठीक है, ये इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। ये हमारी इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग है। वाइल ये विद इन द सेम स्ट्रक्चर है। ओके, एक ही स्ट्रक्चर में ये यहाँ पर वाइट आपको क्या दिख रही है? इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग।
कि ये आपकी इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग है, ठीक है। तो यही सेम बीटा प्लेटेड में है, ओके। अल्फा हेलिक्स में क्या हो रहा था, वो विद इन द हाँ क्या हो रहा था, विद इन द सेम लाइक चेन हो रही थी। बट बीटा प्लेटेड जो है इसमें सारी पेप्टाइड चेन जो हैं वो स्ट्रेस्ड होती हैं, स्ट्रेस्ड टू नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड देन अरेंज साइड बाई साइड हेल्ड टुगेदर बाई इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। मतलब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो है ये आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन जितना पास हो सके उतना पास अटैच रहती हैं किससे, इंटर मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग से। इसका एग्जांपल आपका सिल्क हो गया, ठीक है। इसका एग्जांपल आपका क्या होता है, सिल्क इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। तो आप इधर देखिए, आप अपना बीटा प्लेटेड को कुछ इस तरीके से होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आई होप आपको अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट दोनों आपको समझ आई होंगी, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ लिया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ लिया, फिर इसी के अंदर हमने अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी सेकेंडरी के बाद हमारा क्या आ रहा है, टर्शरी स्ट्रक्चर, ठीक है। टर्शरी स्ट्रक्चर क्या कहता है आपका, इट रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन बाई एच बॉन्ड डाइसल्फाइड लिंकेज, वैन डर वाल्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें आपकी फोल्डिंग्स जो हैं पॉलीपेप्टाइड चेन की वो अटैच रहती हैं किस किस से, नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, नंबर 2 वैन डर वाल फोर्स, नंबर 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये पूछ लिया जाता है कि मतलब कौन कौन से 3 फोर्सेस रहते हैं यहाँ पर एच बॉन्डिंग को पकड़ने के लिए। तो वैन डर वाल फोर्स, डाइसल्फाइड लिंकेज होती हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन्स। भाई जो मैंने अभी आपको बताई वही इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। देखिए ये इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड्स जो हैं ये आप याद रखेंगे, बाई एच बॉन्ड डाइसल्फाइड लिंकेज के थ्रू जो है एच बॉन्डिंग अटैच रहती है, वैन डर वाल्स फोर्स रहता है एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। यहाँ पर 3 फोर्सेस काम करते हैं। एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल हो गए फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स। क्या हो गए, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स आपके टर्शरी स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठीक है, हो जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पर आ रहे हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, इट इज द स्पैशियल का मतलब होता है स्पेस में, विद इन दी स्पेस मतलब स्पेस में ही, ओके। इट इज द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। क्वाटरनरी में क्या होता है, क्वाटरनरी में 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अटैच रहती हैं, वो हमारा होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये देखिए आप क्वाटरनरी स्ट्रक्चर यहाँ पर, एक मिनट, ये देखिए आपको ये जो 2 गोला दिख रहे हैं ना आपको, ये जो 2 गोला ही दिख रहे हैं, ये गोले जो हैं ये आपके क्या हैं, आपके क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्या हो रहा है स्पेस में, जेड एक्सिस पर 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ क्या है, अटैच्ड हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर बना देता हूँ आपको, जैसे एक गोला ये हो गया, दूसरा गोला ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या हो गया, 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई, यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई। ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन है जी, एक दूसरे के साथ जब अटैच रहती हैं इन द जेड एक्सिस। आप देखिए ये जेड एक्सिस है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड एक्सिस है ना, ये जेड एक्सिस है। मैं फिर बताता हूँ, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड एक्सिस है। तो जेड एक्सिस में जो है स्पेशल अरेंजमेंट हो रहा है, इसी को हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ओके, ठीक है, समझ आया। अब हम चल रहे हैं हमारे लास्ट टॉपिक पर। आई होप आपको ये जो क्लासिफिकेशन है ये समझ आया होगा, प्लीज़ इसे ध्यान से देखेंगे एक बार,
ठीक है। बेस्ड ऑफ हमने मॉलिकुलर शेप किया, फाइबरस प्रोटीन जो फाइबर की तरह एक दूसरे के साथ पैरेलली रन करती हैं, जिसमें केराटिन कोलेजन आता है, ये इनसॉल्युबल होती हैं वाटर में। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होती हैं, ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो एक दूसरे में ही स्पेरिकल शेप बना लेती हैं, एक दूसरे से उलझ कर कॉइल होकर स्पेरिकल शेप बना लेती हैं, ये होता है ग्लोबुलर प्रोटीन्स। इनमें इंसुलिन, एल्बुमिन, हीमोग्लोबिन, ये इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं। ठीक है, आप इन्हें आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपका इस तरीके से कैसे पैरेलली रन कर रहा है। ठीक है, फाइबरस प्रोटीन, वाइल ग्लोबुलर एक ग्लोब्यूल बना रहा है, उलझ रहा है एक दूसरे में, इजंट इट, पूरा गुच्छा बना रहा है। तभी स्ट्रक्चर एंड शेप के बेस पे हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टनरी पे डिवाइड किया। प्राइमरी क्या होता है, हर पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो एक अमीनो एसिड से, एक से ज़्यादा अमीनो एसिड से एट द स्पेसिफिक सीक्वेंस अटैच रहती है। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, हर पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो अमीनो एसिड से लिंक करती है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड है, हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स समझना ध्यान से, यहाँ पर क्या होता है, आपका पॉलीपेप्टाइड चेन है वो इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग फॉर्म करती है बाई ट्विस्टिंग राइट हैंड साइड जो अमीनो एस ग्रुप के राइट हैंड साइड है, वहाँ ट्विस्टिंग करके क्या करती है, अल्फा हेलिक्स फॉर्म करती है। इसका एग्जांपल होता है केराटिन इन हेयर्स या नेल्स। ठीक है, नेल्स में जो केराटिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट बीटा प्लेटेड में क्या होता है, बीटा प्लेटेड में आपका जितनी भी पेप्टाइड चेन्स हैं वो स्ट्रेंच रहती हैं टू नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड देन अरेंज साइड बाई साइड हेल्ड टुगेदर बाय अ इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। मतलब बीटा प्लेटेड में क्या कह रहे हैं, जो दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो मैक्सिमम दूरी पर रहती हैं, ओके, और साइड बाई साइड चेन से दोनों अटैच रहती हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, जो ये दोनों साइड बाई साइड चेन है इनसे मैक्सिमम दूरी है और दोनों एक दूसरे से इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग से अटैच्ड हैं। यहाँ पर ये जो है, ये बातें याद रखने की हैं कि यहाँ पर ये इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग है और यहाँ पर ये जो है आपका इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग रहता है। इंट्रामोलिकुलर, ये मैंने स्टार ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, ये बातें इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं हमारे टर्शरी स्ट्रक्चर पर। टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें ओवरऑल फोल्डिंग दिखाई जाती है किसकी, कार्बन चेन की बाई अल्फा बॉन्ड या डाइसल्फाइड बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब कहना चाह रहे हैं कि जो ओवरऑल फोल्डिंग है पॉलीपेप्टाइड चेन की वो तीन बॉन्ड से, तीन फोर्सेस से बेसिकली रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं, ये पूछ लिए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर वन है आपका एच बॉन्ड, देन डाइसल्फाइड लिंकेज एंड देन वेंडरवॉल्स एंड नंबर वन है डाइसल्फाइड लिंकेज, नंबर टू है वेंडरवॉल्स फोर्स एंड नंबर थ्री है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके एग्जाम्पल होते हैं फाइबरस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ओके भाई, नेक्स्ट आ गया आपका क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, स्पैशियल अरेंजमेंट होता है विद इन द स्पेस। इसका क्या होता है, अरेंजमेंट होता है दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स जब एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये जो दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं ये एक दूसरे से जुड़ गई हैं, तब हमें क्या मिल रहा है, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर मिल रहा है। ओके गाइस, तो इतना ही था हमारा। एक लास्ट टॉपिक आपका छोटा सा रह गया है, दैट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। उसके बाद हम इस चैप्टर को खत्म कर रहे हैं। छोटा सा लेक्चर रहा है आपका। ओके, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स क्या होते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन नाम से समझो। आज हमने जो कुछ भी समझा है सब नाम से ही समझा है, इसे भी नाम से समझ लो गाइस। डीनेचुरेशन मतलब डी नेचर करना। नेचर क्या होता है, किसी का नेचर। अब जैसे मैं कहूँ मेरा नेचर बहुत रूड है, आपका नेचर बहुत प्यारा है, उस एग का नेचर, सपोज उस एग का नेचर क्या है, उस एग का नेचर है कि उसके अंदर क्या रहता है, आपका यॉल्क रहता है, यॉल्क पार्ट रहता है, उसका वो नेचर है ना। तो डीनेचुरेशन का मतलब उसका जो बेसिक नेचर है, जो हमेशा उसका जो नेचुरल नेचर रहता है उससे उसे अलग कर देना, उसे उसके नेचर, जो उसका नेचुरल एग्जिस्टेंस है, जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है, उसे उससे हटा देना। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही करेंगे। प्रोटीन का जो नेचर रहता है, जो ओरिजिनल फॉर्म में प्रोटीन अक्सर रहती है, उस प्रोटीन को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर उसे खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि जब प्रोटीन उसके नेटिव फॉर्म में रहती है, नेटिव फॉर्म वही है आपका ओरिजिनल फॉर्म।
जब वो नेटिव फॉर्म में रहती है, इट इज़ सब्जेक्टेड टू चेंज इन टेम्परेचर और पीएच। मतलब ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या होता है, जब भी वो नेटिव फॉर्म में रहती है, ओरिजिनल फॉर्म में रहती है, तो उसके पीएच में, उसके टेम्परेचर में हमेशा कोई ना कोई चेंज आता रहता है। जो एच बॉन्ड्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। ओके, मतलब सॉरी एक मिनट ध्यान समझो, मेरा दिमाग नहीं है आज, थोड़ा भटक गया है। यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि जब भी प्रोटीन अपने नेटिव फॉर्म में रहती है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहती है, मतलब जैसी प्रोटीन है वैसे उसी फॉर्म में रहती है। ओके, एक प्रोटीन है, हमने उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, ओरिजिनल फॉर्म में है, जैसी वो थी वैसे ही हमने रखी रही, हमने उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करी है। ओके, यहाँ पर पास में म्यूज़िक सिस्टम चल रहा है, इसलिए मेरा माइंड बार बार डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो कहना चाह रहे हैं कि जब भी प्रोटीन अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहती है, मतलब उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, तो उसमें हम कोई छेड़छाड़ करते हैं, अगर हम टेम्परेचर में छेड़छाड़ कर दें, टेम्परेचर को चेंज कर दें, बढ़ा दें, कम कर दें, उसके पीएच को एसिडिक कर दें, न्यूट्रल कर दें, बेसिक कर दें बेसिकली। ओके, तो क्या होता है, उसकी जो एच बॉन्डिंग है, जो हमारी प्रोटीन है उसकी एच बॉन्डिंग है, ऑफकोर्स वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर अंडा है, अंडा भी एक प्रोटीन है, अंडा एक प्रोटीन है, अभी वो एक अपने नेटिव फॉर्म में है, अंडा अपने नेटिव फॉर्म में है, ठीक है, उसकी एच बॉन्डिंग अभी काफ़ी टाइटली पैक्ड है, बट जब हम उसे तवे पे डालते हैं, ठीक है, उसका ऑमलेट बनाने के लिए, तो उसकी एच बॉन्डिंग टूट जाती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ किया। यहाँ पर देख रहे हो ना, क्या डिस्टर्ब किया हमने, उसके टेम्परेचर में डिस्टर्बेंस की, उसके पीएच में डिस्टर्बेंस की। उसका पीएच क्या था? बेसिक था उसका पीएच, हमने एसिडिक कर दिया। ओके, थोड़ा सा एसिडिक कर दिया, उसके पीएच में, उसके टेम्परेचर में हमने जब डिस्टर्बेंस किया तो उसके एच बॉन्डिंग टूटे, और उसकी वजह से ड्यू टू दिस जो ग्लोब्यूल्स हैं अंडे के या किसी भी के भी ग्लोब्यूल्स है, वो अनफोल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे, वो खुलना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो उसका हेलिक्स है वो अनक्वाइल्ड हो जाएगा। जैसे हमारा डीएनए का अनक्वाइल्ड हो जाएगा, इसी तरीके से हमारे प्रोटीन का जो बायोलॉजिकल फॉर्म है वो भी खत्म हो जाएगा। जैसी प्रोटीन थी वैसी ही नहीं रहेगी, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। ओके, अंडा का यॉल्क कैसा होता है? येलो होता है, बट जब हम उसे तवे पे डालते हैं, उसका ऑमलेट बनाते हैं, तो उसका यॉल्क कैसा हो जाता है? वाइटिश एंड लाइट येलो हो जाता है, कुछ फॉर्म चेंज हो जाती है उसकी, इजंट इट? तो यही कह रहे हैं कि इसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको हमने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। समझ आ रहा है क्या कहा मैंने? आई होप आपको डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन समझ आया। मतलब हमने उसके नेचर को ही चेंज कर दिया, उसके जो ऑर्डिनरी कंडीशन थी, जो ओरिजिनल फॉर्म थी, उसको ही चेंज कर दिया बाय चेंजिंग इट्स पीएच और टेम्परेचर। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? नंबर 1 एग्जाम्पल है कोगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग। एग वाइट मतलब आपका यॉल्क को हटाकर बाकी जो रिमेनिंग पार्ट रहता है वाइट वाला, उससे जब हम तवे पे डालते हैं तो वो कैसा हो जाता है? जम सा जाता है। ओके, वो कोएगुलेट हो जाता है, जम जाता है। ओके, तो उसकी क्या हुआ? उसका चेंज हो गया। उसका क्या चेंज हो गया? उसका टेम्परेचर की वजह से उसका फॉर्म चेंज हो गया, उसकी जो नेटिव फॉर्म थी वो चेंज हो गई। यही हमारा क्या हो गया? डीनेचुरेशन। नंबर 2 आपका क्या आ जाता है? कर्डलिंग ऑफ मिल्क। ओके, कर्डलिंग ऑफ मिल्क का मतलब है कर्ड बनाना, मिल्क से कर्ड बनाना। जब भी हम मिल्क में थोड़ा सा इनोक्युलम डालते हैं, इनोक्युलम क्या होता है? इनोक्युलम मतलब थोड़ा सा अमाउंट में दही डालते हैं, दही जैसे हम हिंदी में जामन कहते हैं, इजंट सुना होगा। तो हमने उस दूध जो कि अपने ओरिजिनल फॉर्म में था, थोड़ा सा उसका पीएच चेंज कर दिया हमने इनोक्युलम डाल के, उस इनोक्युलम की वजह से पूरा कर्ड बन गया और उसका पूरा ओरिजिनल फॉर्म चेंज हो गया। जो ओरिजिनल फॉर्म था वो चेंज हो गया। वही हमारा क्या होता है? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो आज हम इतना ही कर रहे हैं गाइस। ये हमारा पार्ट 2 है बायोमॉलिक्यूल का। आई होप आपको समझ आया होगा। छोटा सा पार्ट है, बहुत छोटा सा पार्ट है। अभी तक जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमने चैप्टर करे हैं उसमें सबसे छोटा पार्ट यही है। ओके, तो आराम से देख लेना। बहुत जल्द हम इसका लास्ट पार्ट लेकर आएंगे, बायोमॉलिक्यूल का पार्ट 3। तो आई होप आपको ये पाला पार्ट क्लियर होगा। अगर आपने पार्ट 3 देखना है तो आप इंतज़ार कीजिए, वो बहुत जल्द आपके पास आएगा। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लीजिए। ओके, दैट्स इट गाइस, बाय बाय, हैव अ गुड डे। ओके, लास्ट पार्ट हम करने वाले हैं बहुत जल्द, जिसमें हम एंजाइम्स, विटामिन्स, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एंजाइम्स हैं, विटामिन्स हैं,
बहुत अच्छी अच्छी डीएनए है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एक आपका बायो का पार्ट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो हमारा ये सेकेंड एंड थर्ड पार्ट है, यहाँ से आपको लग रहा हो कि हमारे पास बायोलॉजी आ गई है। अभी तक जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था बायोमोलिक्यूल के, वो केमिस्ट्री थी, बट पार्ट 2 और पार्ट 3 इट इज़ फुल ऑफ बायोलॉजी। तो ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से, ठीक है। दैट्स इट गाइस, हैव अ गुड डे, बाय गाइस। और इफ़ यू लव दिस वीडियो, please subscribe to this channel and like the video as well. Bye guys.